इंस्टेंट सर्च यूज़र नेम, इंस्टेंट यूज़र नेम। ये एक वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, गूगल पे लिखेंगे ना इंस्टेंट यूज़र नेम, ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी इसको आपने ओपन कर लेना है। आपने यहाँ पे अपना एक यूनिक यूज़र नेम बनाना है जो आपकी इंटरनेट पे सेम पहचान होगी। लाइक अगर मैं सर्च करता हूँ तो अगर मैं ऐसे सर्च करता हूँ तो जिधर जिधर ये यूज़र नेम अवेलेबल है वो वाला सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, और जिधर ये अवेलेबल नहीं है उधर वाली ऑप्शन जो है वो आपको डिसेबल नज़र आएंगी। इसका फ़ायदा ये है, सपोज आप कोई भी नाम होकर रखते हो, जिस लाइक उम्र रखते हो, तो वो आपको शो कर देगा कि किस किस सोशल मीडिया पे ये वाला नेम अवेलेबल है और किस किस पे नहीं है। तो टेक्निकली हमें एक ऐसा अपना यूज़र नेम बनाना चाहिए जो जिसके ऊपर हमारी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हों। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रोफेशनल आगे बढ़ोगे तो हर जगह पे आपका एक ही यूज़र नेम होगा रेदर देन मल्टीपल जगहों पे। तो जब किसी को कोई अपनी एंटिटी शेयर करना चाहें हम, तो एक यूज़र नेम देंगे तो सब अक्सर आपने देखा होगा कि सारे सोशल मीडिया आइकन के बाद // एक यूज़र नेम लिखा होता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सब जगह पे सेम यूज़र नेम सेट किया हुआ है। तो हमें भी अब चूँकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी अगर हमारी कोई जीमेल चीज़ें हैं तो वो हम एक दफ़ा ही सेट कर सकते हैं, ताकि फिर फ्यूचर में जितने भी हम अकाउंट्स बनाएं तो हमारा सेम यूज़र नेम हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज़्यादातर कॉमन नेम्स होते हैं, उसके जो यूज़र नेम है वो भी अक्सर अवेलेबल नहीं होते। आप उसके साथ में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे डेव उमर अपना फुल नेम आगे लिख सकते हैं, तो वो उसमें फिर चेक करके बता देगा कौन कौन से यूज़र जो हैं इस पर्टिकुलर यूज़र नेम के अगेंस्ट किस किस अकाउंट पे आप अपना यूज़र नेम बना सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ऐसा नेम चूज़ कर लें यूनिक कोई भी, वो उसके ऊपर फिर आपके सारे अकाउंट होने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप गूगल कोई पर्सन करेगा तो आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं वो गूगल सर्च में भी आएंगे, क्योंकि वो यूनिक थे ना। आपने एक ऐसा नेम सर्च किया है या एक ऐसा यूज़र नेम अपना रख लिया है जो हर जगह पे अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो कहीं पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कोई भी अपना एक यूनिक नेम फाइंड करना है, उसी के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि आपकी ईमेल भी हो, लाइक जैसे डेव उमर है तो आपने चेक कर लेना है ऐसे गूगल पे जाके अपनी ईमेल में कि ये वाला यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। तो वही उसी नाम से ईमेल है, हर जगह पे सेम सोशल मीडिया पे वही यूज़र नेम सेट है, तो उससे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कोई भी कॉमन डिफरेंट नेम हर जगह पे रख दिए तो वो फिर यूनिक आइडेंटिटी बनाना डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे वो यूज़र नेम अवेलेबल है नहीं है एंड सो ऑन। तो बेटर है कि हम एक कोई यूज़र नेम सेट कर लें और हर सोशल मीडिया के, अगर आपने वो अकाउंट यूज़ नहीं भी करते मोस्टली इनमें से, तो वो आप अपने यूज़र नेम प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब इन सब पे अकाउंट बना के रख ले बंदा, और फ्यूचर में अगर जब भी कभी यूज़र उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कंट्रोल में हो। तो एक यूनिक ईमेल बना के उसी पे सारे अकाउंट का साइन अप करके छोड़ देना है, तो फिर जब भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो आपका यूज़र नेम आपके पास प्रिजर्व होगा, तो हम उसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। सही। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम एक नया अकाउंट क्रिएट करना है गिटहब के नाम से, और जस्ट लाइक इस वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, अभी हम इसकी डिस्कशंस करेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। लेकिन जैसे ही अगर हम जाते हैं इस पे, तो / इसका यूज़र नेम आ रहा है, ये हमने जो यूज़र नेम सर्च किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा था, ये टेकन है। तो अगर मैं गया हूँ तो वाकई में ये किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसा यूज़र नेम रखते हो यूनिक ऐसे, तो वो मोस्टली अवेलेबल होगा, तो वो ज़्यादातर जगहों पे जो है वो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट तो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि यूज़र नेम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब फ्यूचर में कोई गूगल करेगा, लाइक अगर हम ऐसे टेक्नोलॉजी का कीवर्ड सर्च करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी हमारी चीज़ें ही आती हैं। 2-3 पेजेस भी जाएँ ना तो मोस्ट ऑफ द रिज़ल्ट में हम ही आ रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये एक यूनिक कीवर्ड है और उसके ऊपर और लोगों ने ऐसा कोई
अपना काम नहीं किया हुआ है और हर जगह पे हमारे साइन अप्स हैं, तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि जितने भी गूगल जैसे कीवर्ड भी करेंगे तो हर जगह पे वही सोशल मीडिया चीज़ें हर चीज़ फाइंड हो जाती है, तो इजी रहता है। तो आपने आज अपना सुकून से कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से सर्च करें, अच्छा सा कोई अपना यूज़र नेम डिफ़ाइन करें और उसी के नेम पे ईमेल लाइक जो भी आपने यूज़र नेम रखा है devumarali@gmail.com और बाकी सारे यूज़र नेम भी उसी पे होने चाहिए। तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है ना इतने यूज़र, तो कोई अच्छा सा यूज़र सेट करके फिर हर जगह जितने भी यहाँ पे आपको अकाउंट नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ये प्रोफेशनल वाले, ये आपने क्रिएट करके रख लेने हैं सारे। अपने नाम से अवेलेबल नहीं होगा ना यूज़र, जैसे आपका क्या नाम है? महान अली, बुरहान अली। तो अब बुरहान अली सर्च करोगे तो मोस्ट ऑफ दी अवेलेबल नहीं है, जैसे ज़्यादातर टेकन ही आ रहे हैं। तो वो फिर ये है कि कुछ जगह पे जैसे गिटलैब पे आपका बन जाएगा, प्रोडक्ट हंट पे बन जाएगा, ड्रिबल पे बन जाएगा, बाकी इन जगहों पे आपका नहीं बनेगा ना। बैकस्लैश डाल दें। ज़्यादातर यूज़र नेम में ऐसे नहीं होता है डैशेस वगैरह, फिर यूज़र जब टाइप करते हैं ना मैनुअली उनको मुश्किल होती है, तो ज़्यादातर करैक्टर्स ही होते हैं यूज़र नेम्स के अंदर। तो कुछ भी ऐसे डेव बुरहान अली अगर रखें तो ये मोस्टली अवेलेबल हैं, कोई एक दो हैं जो नहीं हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जगह पे ठीक है, ये भी चल सकता है। नंबर भी ठीक है, आप कोई नंबर रख लें, जैसे लाइक कोई एक फेवरेट नंबर होता है इंसान का 0807, तो उसमें भी आपको आ जाएगा कि कोई अवेलेबल है या नहीं है। हम हर वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट यूज़र नेम सर्च का फ़ायदा ये है कि एक ही जगह पे सर्च कर रहे हैं ना, तो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हमें मिल जाते हैं, इस वजह से। ऑल गुड। तो आप लोग इसको जो है ना, इस पर थोड़ी सी मेहनत करके अपना नाम अच्छा सा चूज़ करके उसके सारे अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे। साइन अप करना है जस्ट जितने भी यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहे थे सोशल मीडिया प्रोफेशनल ख़ास तौर पे, या और भी जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उन सब पे अपना अकाउंट बना के रख लेना ताकि उस पर फिर हम फर्दर चीज़ें फ्यूचर में चलाते रहें। और जो ऑलरेडी अकाउंट है उसके भी यूज़र नेम साइज चेंज हो जाते हैं, फेसबुक वगैरह या फेसबुक पेज भी बना लें, इस तरह की सारी चीज़ें क्रिएट करके रखने में हर्ज नहीं है ना, थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, फिर जब आप बाद में कभी भी उस पर काम करेंगे तो वो अच्छा रहता है। जो ओल्ड पेजेस हैं, ओल्ड साइनअप्स हैं या ओल्ड यूज़र जो हैं वो ऑलवेज़ प्रेफर्ड रहते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी देर पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, तो बना के रख सकते हैं, फिर फ्यूचर में कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ आपके आवर्स लग जाएंगे लेकिन वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है github.com पे और यहाँ पे आके सेम जो है जिस तरह ऐसे वेबसाइट में आएंगे, आपको साइन इन और साइन अप दो बटन नज़र आएंगे डेफिनेटली। अब चूँकि हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो हम साइन अप करेंगे। इधर ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आपकी ईमेल क्या है, तो आप कुछ भी ईमेल अगर डालते हैं यहाँ पे, जो भी आपकी ईमेल है, आई विल रिकमेंड कि आप जो भी इंस्टेंट यूज़र नेम से यूज़र नेम अपना चूज़ कर रहे हैं उसी की ईमेल पे ही बनाएं तो बेनिफिट है। यानी कि पहले एक नई ईमेल सेटअप कर लें एंड देन सारे अकाउंट्स उसी पे क्रिएट करें। अच्छा, फिर वो पासवर्ड कह रहा है, पासवर्ड सेट करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र नेम जो हमने इंस्टेंट यूज़र नेम से फाइंड किया था वो कोई भी यूज़र नेम हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अगर वो यूज़र नेम अवेलेबल होगा वो उसको क्रिएट कर देगा। उसके बाद ये प्रेफरेंसेस वगैरह हैं, कंटिन्यू करने के बाद ये वेरीफाई करने का इधर डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह देगा, उसको हमने एडजस्ट करना है तो नेक्स्ट करेंगे, साइन अप हो जाएगा। अभी चूंकि हमने रैंडम ईमेल डाली हैं तो होपफुली वो साइन अप ना करने दे।
ऐसे जैसे ये इंफॉर्मेशन अब छोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, यूज़ द एरो टू चेंज द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट अनटिल इट मैच द लेफ्ट इमेज। वो कह रहे हैं जब तक ये नहीं बनता है इसको रोटेट करते रहो, मतलब लेफ्ट करते रहो। ये बनेगा ना, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि जिस ऐसी पिक्चर चूज़ करो जिसमें एक ये वाला हो ना, तो ये ऐसी पिक्चर है जिसमें एक सिंगल ये वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी है, तंग करता है सम टाइम, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके करोगे ना वो हो जाएगा। खैर जब वो आप साइन अप कर लेंगे फिर आपको ऐसे लॉगिन पेज पे आना है, आपने साइन इन करेंगे जो भी यूज़र नेम वगैरह सेट किया है, तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड एक ओपन हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसको आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें बैकग्राउंड में जाना है कि हमें ऐसा, हम मतलब गिटहब की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है और इसको हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल इसके अंदर बेनिफिट्स हैं जो हम इससे उठाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे अभी हमने जितना भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी हमने फ़ोल्डर बनाए हैं अपनी लर्निंग के पर्पज़ के लिए, हम शुरू से एक हमने फ़ोल्डर बना लिया था जैसे ये WMA, और उसके अंदर हम सारी अपनी बुक्स भी, असाइनमेंट्स भी, CSS हमने पढ़ी है, HTML पढ़ी है, उसकी सारी क्लासेस हम एक जगह सेव करते जा रहे हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाती है और ये वाले जो भी फ़ोल्डर्स हैं अगर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो जितना भी हमने अभी तक काम किया है वो ज़ाया हो सकता है। और वो हम मतलब हम डेफिनेटली, अगर मेरी हार्ड ख़राब हो जाती है सिस्टम की, तो चांसेस हैं कि मैं ये वाली फ़ाइल्स जो हैं वो एक्सेस ना कर सकूँ। दूसरा ये है कि अब हमें इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इन फाइल्स को परमानेंटली स्टोर करना है तो मेरे सिस्टम में ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कभी भी ख़राबी आ सकती है, हार्ड भी ख़राब हो सकती है, लैपटॉप भी ख़राब हो सकता है। तो इनको अपने लैपटॉप में इस तरह से सेव करना अच्छा सलूशन नहीं है। अच्छा, बेटर सलूशन क्या है जो लोग रिकमेंड करते हैं, वो ये है कि हम इसको किसी थर्ड पार्टी क्लाउड के ऊपर सेव कर दें। क्लाउड मीन ऐसा कंप्यूटर जो हमारी एक्सेस में नहीं है, मतलब वो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी सेकंड प्लेस के ऊपर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। जब मैं इन फाइल्स को वहाँ पे रखूँगा तो मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर मेरा सिस्टम ख़राब भी हो जाता है, जिस तरह गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है या इस तरह की जो ड्राइव्स हैं, अगर उन पे मैं अपना कोड रख देता हूँ, ये जो सारे फोल्डर्स हैं उठा के वहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो चांसेस हैं कि जब मेरा लैपटॉप अगर कभी ख़राब हो जाता है तो क्लाउड ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, मतलब उन पे जो भी हम फाइल डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट रहता है। मैं रिकमेंड भी करूँगा जैसे आप लोगों को भी कि जब भी आप लोगों ने कुछ भी सेव करना होता है अपने नोट्स या कुछ भी रिलेटेड चीज़ें, वो अपने अपने सिस्टम में नहीं रखनी है, क्योंकि विंडो कभी भी करप्ट हो सकती है, कभी भी आपके लैपटॉप में ख़राबी हो सकती है। आपने हमेशा अपने ड्राइव में जाना है और ड्राइव में जाके यहाँ पे अपनी, देखिए मैंने कितने फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी से नए नए फ़ोल्डर्स क्रिएट करने, जिस तरह हम लोकल सिस्टम में काम करते हैं सेम यहाँ पे फ़ोल्डर्स बनाने हैं, सारी फाइल चीज़ें यहाँ पे स्टोर करनी है। उसका बेनिफिट क्या है कि अगर मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो सेम ईमेल में किसी भी नए लैपटॉप में लॉगिन करूँगा तो मुझे ये सारी फाइल्स एक्सेसिबल होंगी, और इनके ऊपर वायरस आने के भी चांसेस कम रहते हैं कि ये डाटा मेरा कहीं पे मतलब जिस तरह हमारे सिस्टम में चांसेस हैं ना कि हमारी हार्ड ख़राब हो जाए तो डाटा एक्सेसिबल नहीं होगा, तो जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे ऐसे इशू नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो क्लाउड होते हैं उन्होंने उसको बहुत सिक्योर किया हुआ है। वो किस तरह से, एक तो एक हार्ड में डाटा नहीं होता है, जैसे अगर हमारे पास तो एक ही हार्ड है ना, जिस तरह मेरे लैपटॉप में उसी में डाटा स्टोर है, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं उस पर मतलब मल्टीपल हार्ड्स होती हैं। तो लेट्स सपोज अगर एक हार्ड ख़राब भी हो जाती है, उसकी मल्टीपल कापीज़ पड़ी हैं, जैसे हम यहाँ पे जो भी फाइल सेव कर रहे हैं उस फाइल की मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर फाइल सेव हैं। जब वो ये अगर मैंने फ़ाइल यहाँ पे सेव की है तो ये एक्चुअली एक हार्ड पे सेव नहीं है, मल्टीपल हार्ड्स पे सेव है। तो अगर एक ख़राब हो जाती है दूसरी से मैं स्टिल एक्सेस कर सकता हूँ उसको।
फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर स्पेस में ही मल्टीपल हार्ड पे डाटा स्टोर है, अगर वो पूरी स्पेस को भी कोई इंसिडेंट आ सकता है, जैसे अगर ये एक लैब है, इसमें मल्टीपल हार्ड्स हैं, यानी कितने सिस्टम यहाँ पे पड़े हैं, सब में हार्ड है, अगर हम सब में एक फ़ाइल रख देते हैं तो अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो हम दूसरे से ले लेंगे, दूसरा होगा तीसरे से ले लेंगे। लेकिन अगर पूरी लैब में कोई मसला आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है या कोई इधर फायर हो जाता है, तो क्या होगा कि पूरे सारे के सारे सिस्टम ही उठ जाएंगे, तो फिर भी हमारा डाटा लॉस होने के चांसेस हैं। उसका क्लाउड ने क्या ऑप्शन बनाया हुआ है कि उन्होंने मल्टीपल सिटीज़ के अंदर अपने कॉपीज रखी हुई हैं, मतलब एक ही स्पेस के ऊपर कॉपीज नहीं है, मल्टीपल सिटीज़ में है। अब मल्टीपल सिटी में भी अगर इशू होता है तो मल्टीपल कंट्रीज़ में उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लाइक अगर हमारा डाटा पाकिस्तान में पड़ा है तो वो डिफरेंट सिटीज़ जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ऐसे सेव है, और फिर पाकिस्तान से बाहर भी मल्टीपल जगहों पे उन्होंने डिफरेंट रीजन्स के अंदर उसको सेव किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, क्लाउड ऑलवेज एक्सेसिबल रहते हैं। अब ऐसा हम एज एन इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा हार्ड्स या और मल्टीपल प्लेसेस पे उनको नहीं रख सकते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल है या इस तरह की जो ये सर्विसेज देती हैं क्लाउड की, वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, और इस तरह की जो बड़े बड़े सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी मल्टीपल सिटीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है। डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में हार्ड्स का सेटअप और बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है ऐसे, मतलब बड़े बड़े रैक्स बने हुए हैं, उन रैक्स के अंदर हार्ड्स लगी हैं, और ये एक प्लेस पे नहीं है, ये मल्टीपल प्लेसेस पे हैं, और उन मल्टीपल प्लेसेस वो एक ही कंट्री में भी मल्टीपल जगहों पे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी डिफरेंट जगहों पे हैं। तो सिर्फ उस सूरत में हमारा डाटा लॉस हो सकता है अगर पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाती है, अदरवाइज़ तो कोई चांसेस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी एक कंट्री पे एटम बम भी गिर जाता है बट स्टिल हमारा डाटा अवेलेबल होगा, क्योंकि दूसरे रीजन से वो एक्सेसिबल है। तो इसलिए हम ऑलवेज़, मैं रिकमेंड करता हूँ और मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ मेरे सिस्टम की हार्ड के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज भी चाहूँ तो 1 मिनट में अपना लैपटॉप चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग ऑन अ क्लाउड, और मैं जब भी अपनी लॉगिन्स करूँगा नई चीज़ें दूसरे लैपटॉप में, तो सारी चीज़ें मेरे पास सिंक हो जाएंगी, लोड हो जाएंगी। सर अगर क्लाउड की स्पेस फुल हो जाए तो क्या वो डेफिनेटली, जिस तरह हम अपनी पेमेंट करके लोकली नई हार्ड्स परचेज करते हैं, जब हमारे पास हार्ड ख़त्म हो जाती है 500 GB या तो थोड़ी, तो फिर हम क्या करते हैं, हम रेक्सिटी दोबारा जाते हैं, जाके नई हार्ड परचेज करते हैं। तो हर जगहों पे जिस तरह हम लोकली चीज़ें परचेज करते हैं, इसी तरह ऑनलाइन हमें क्लाउड से भी स्पेस मिलती है, तो हम वो स्पेस परचेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास इतनी कॉस्ट हम नहीं लगा सकते, हम हर एक शायद ईमेल पे हमें 15 GB मिलता है, तो हम ज़्यादा भी बना सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट बना के भी सेव किया जा सकता है, और डिफरेंट कंपनीज़ को भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे वन ड्राइव है, बहुत सारी इस तरह की हैं। तो अगर सब पे अकाउंट बना लें तो चांसेस हैं कि फिर बहुत स्पेस बन जाएगी ना, थोड़ी सारी जगहों पे सेव कर लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इतना रिकॉर्ड होता है कि वो मतलब इतनी जल्दी स्पेस ख़त्म हो जाए। तो इररेलेवेंट चीज़ें सेव नहीं करेंगे ना, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सेव करेंगे। इररेलेवेंट जो मतलब ऑलरेडी इंटरनेट से मैंने डाउनलोड की हैं, वो अगेन भी इंटरनेट से डाउनलोड हो सकती हैं। जैसे यूट्यूब से आपने कोई लेक्चर्स डाउनलोड किए हैं, तो उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो कभी भी। और समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ें जो आपका रिक्वायर्ड डाटा है, जो आपने इंटरनेट से नहीं डाउनलोड किया है, या आपकी वो रिकॉर्ड जो मतलब नॉर्मली आपको फाइंड करना मुश्किल है, इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं हो सकता है, तो उसको कर लेंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग एक यहाँ पे आके फॉइल बना सकते हैं या एक्सेल शीट बना सकते हैं, जिधर से आपने चीज़ें डाउनलोड की थी। जैसे ये एक URL है, आपने इधर से कुछ डाउनलोड किया था, लाइक यहाँ से आपने आके ये वाला कोड डाउनलोड किया था। अब इसको डाउनलोड करके रखने के बजाय जैसे इसका URL सेव कर लें ऐसे, और उस ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख दें, तो आपको फ्यूचर में अगर चाहिए होगा तो दोबारा उस URL से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे क्या, एक डॉक्यूमेंट कितनी स्पेस ले लेगा? कोई स्पेस नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं
या पूरा फोल्डर डाउनलोड करके वहाँ सेव करता हूँ, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा स्पेस कंटेन करेगा। तो ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी इंटरनेट से आपने डाउनलोड की हैं उसके यूआरएल्स वगैरह किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर लें ताकि फ्यूचर में आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकें, लेकिन उन चीज़ों को डाउनलोड करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्लाउड पे ही पड़े हैं इसलिए। लेकिन बाकी जो आपके नोट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आप सेव करें ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर कोई ऐसी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, जैसे अब मैंने ये कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, इसको सेव किया हुआ है, और इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज की डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, अगर ये सारा भी देखें तो मेरा कितना सारा डाटा मैंने सेव किया हुआ है, और 4 GB के करीब साइज़ है इसका। तो इतना कोई मतलब कब ख़त्म होगा, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए आपने मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने लोकल में आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपका क्लाउड पे होना चाहिए। आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है, सेव करना है, चीज़ें करनी है, वो क्लाउड पे रखना है। आपकी कोई पिक्चर्स हैं उसको क्लाउड पे रखना है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चीज़ें सब क्लाउड पे होनी चाहिए। आपके इवन डॉक्यूमेंट्स जो हैं CNIC और इस तरह की चीज़ें, वो भी हम क्लाउड पे रख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाते हो और आपको अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे मैट्रिक की डिग्री है, इंटर की डिग्री, उनको स्कैन करके प्रॉपरली सेव करके रख लें यहाँ पे। उसका बेनिफिट ये होगा कि अब अगर आपको कभी भी कोई प्रिंट चाहिए, आपकी पिक्चर जो होती है पासपोर्ट साइज, उसको रखें, तो आप कभी भी कहीं पे भी आपको अप्लाई करना है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप घर से डॉक्यूमेंट लेने जाएंगे तो बहुत टाइम ज़ाया होगा। तो वहीं पे किसी भी प्रिंटिंग वाली शॉप को देखें, अपना अकाउंट लॉगिन करें और वहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के पूरा पंच बना के वहीं पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मतलब टाइम सेव करने की चीज़ें हैं ना, उनको एक दफ़े स्कैन करके कर लें, अच्छे स्कैनर से स्कैन करा लें 600 DPI पे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट अपने जो भी फाइल है आपकी, वो एक ही दफ़ा से किसी से स्कैन करा के एक USB में डाल के फिर ड्राइव पे रख दें, एक फ़ोल्डर बना के, तो फिर वो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी चीज़। क्योंकि डॉक्यूमेंट गुम भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, तो आपके पास एक डिजिटल कॉपी होगी उसकी। तो वो बहुत ज़रूरी है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको करने के लिए ना। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जब भी आपको कोई डिग्री मिलती है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कोई चीज़ें, कोशिश करें कि उसका डिजिटल फॉर्म जनरेट कर लें। वो कैम स्कैनर करके स्कैनर भी है, उससे स्कैन कर लें, या प्रॉपरली किसी स्कैनर से स्कैन करा के डॉक्यूमेंट को फिर यहाँ पे सेव कर लें। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको चाहिए हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर नोट्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें। बाकी अगर आपको कोई एक्सेल PPT बनानी है, या पावर पॉइंट, एक्सेल या वर्ड बनाना है, तो वो तो बेटर है कि आप यहीं पे आएँ, राइट क्लिक करें, सब ऑप्शन गूगल दे रहा है। गूगल स्लाइड्स बना सकते हैं, एक्सेल फाइल बना सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इधर ही जनरेट करें उसको, इधर ही बना के इधर ही एडजस्ट करें, वो इधर ही सेव होगा, यहाँ से डाउनलोड करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सही है, समझ आ गई है बात। तो टेक्निकली आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर कोई भी फोल्डर नहीं होना चाहिए, और हर चीज़ आपकी क्लाउड के ऊपर सेव होनी चाहिए, उसका हमें लॉन्ग रन बहुत बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, इसी तरह जिस तरह हमें अपना बाकी का सारा डाटा क्लाउड पे सेव करना है, इसी तरह हमें ये कोड भी क्लाउड पे सेव करना है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक तो मैं इसको जिप कर लूँ, इन सारी फाइल्स को जो भी हमने बनाई थी, और इधर आगे गूगल ड्राइव पे या कहीं पे भी, मतलब वन ड्राइव पे, किसी भी ड्राइव के ऊपर जाके मैं उसको सेव कर दूँ। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, लेकिन ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी कोड की फाइल्स हैं ना, वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होती हैं। अब इसको क्लाउड पे लेके जाना मजबूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे इंटरनेट से मिली थी और मैं जिसको दोबारा डाउनलोड कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ तो नहीं है ना। ये हमने खुद से कोड किया है, जब हमने खुद से कोड किया तो ये हमारी यूनिक चीज़ है, और ये कोई इंटरनेट से तो नहीं हमने उठाई। जब हमने इसको इंटरनेट से नहीं उठाया तो इसको क्लाउड पे रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको मल्टीपल रीजंस बताए हैं कि क्या क्या इशू हो सकते हैं आपके सिस्टम चीज़ों के साथ। तो इसलिए चांसेस को अच्छा करने के लिए हमें इसको क्लाउड के ऊपर सेव करना अच्छी सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, अब गूगल ड्राइव इस पर्पज़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो फाइल्स हैं ये बहुत फ्रीक्वेंट हम चेंज करते हैं, यानी कि जो हम कोड कर रहे होते हैं इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे होते हैं। जब हम इसको बार बार चेंज करेंगे तो हमें बार बार इसको ड्राइव पे रखना पड़ेगा, और जितनी बार बार ड्राइव पे रखना एक भी हेक्टिक जॉब हो सकता है।
टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, कि बार बार फाइल्स चेंज हो रही हैं, उसको नई चीज़ें चेंज की और उसको सेव कर लिया। अच्छा, मसला भी नहीं है, रख सकते हैं। लेट्स सपोज हम अगर एक दो फोल्डर को लेके चलते हैं, वहाँ से फिर हमें कंसेप्ट बन, जैसे क्लास 1 है, इसको मैं क्या करता हूँ, जिप कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लास 01 मेरी एक बन गई। इसको सिंपली मैं इसी API वाले फोल्डर में, बेटर तो ये है कि यहाँ पे आगे मैं एक नया फोल्डर बना लूँ, क्लास 01, या फिर ऐसे SMT TP B7, ऐसे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। उसके अंदर मैंने आके एक क्लास 01 करके फ़ोल्डर बना लिया, उसमें आके मैंने इसको सेव कर दिया। सॉरी, अच्छा, ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो चूँकि 2 दफ़ा कर दिया था, 2 दफ़ा आ गया ये। तो टेक्निकली हमें क्या हुआ कि हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मुझे चेंज लेके आना है अगेन। तो मैं क्या यहाँ पे index.html के अंदर हेडिंग को चेंज करके यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ। सही है, अब इसमें चेंज आ चुका है। अब ये जो मेरे पास फाइल है और ये जो क्लाउड पे फाइल पड़ी है, क्या इन दोनों में सेम चीज़ है? नहीं है, डिफरेंट चीज़ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन दोबारा से जिप करनी पड़ेगी। अच्छा, दोबारा से मैं जिप करता हूँ तो क्या होगा कि मैंने ऐसे कंप्रेस कर लिया, अब मैंने दोबारा इसकी जिप कर ली। जब मैंने इसकी दोबारा जिप की तो मुझे अब दोबारा इसको क्लाउड के ऊपर सेव करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा अगर सेव करता हूँ तो ये फोल्डर अब वो हो गया जो मैंने चेंज किया था, अभी जो मैंने इसमें चेंज लेके आया था। अब लेट्स सपोज आपको लगता है कि यार जो मैंने चेंज किया था वो ठीक नहीं है, जो पीछे वाला चेंज था वो दोबारा ठीक था, अब मैं दोबारा उसके ऊपर जाना चाहता हूँ। अभी तो एक लाइन थी तो मैं खुद से मैन्युअली भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर 100, 200, 300 लाइन फोल्डर्स हैं, चीज़ें हैं, तो फिर ऐसा करना मुश्किल होता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगेन, मतलब अब यहाँ पे क्लाउड पे मैंने 2 वेरिएंट्स बन चुके हैं, एक वो जो मैंने शुरू में था और एक जो मैंने चेंज किया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने पहले कोड किया हुआ था वो ठीक था, जो बाद में चेंज किया वो ठीक नहीं है, और उसके बाद मेरा सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। तो अब मेरे पास कोई चांसेस नहीं है कि मैं अब दोबारा उस स्टेट में जा सकूँ जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने कोड करके रखा था फर्स्ट टाइम। तो सेकंड वाला कोड ठीक नहीं था, फर्स्ट वाला ठीक था। अब और मेरे पास सिस्टम भी मेरा ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा इस क्लास जिप को। जब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा तो मेरे पास डाउनलोड्स में आ जाएगा, सही है। और उसको डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ गया। अगर आप इंडेक्स में देखें तो मेरे नेम वाला आ रहा है, लेकिन अब मैं इसके प्रीवियस वर्जन पे जाना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मैन्युअली दोबारा यहाँ से चेंजेस करके उसको ये वाली स्टेट बनानी है। अब फिर दोबारा मुझे जिप बनानी पड़ेगी, फिर दोबारा मुझे क्लाउड को भी अपडेट करना है। इस तरह से सिंक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फील हो रहा है ना। उसकी रीज़न क्या है कि ये एक ऐसा डाटा है जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, बार बार बहुत ज़्यादा बार चेंज होने के चांसेस हैं। और फिर उसमें हमें ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेट मेरे लिए अच्छी है। तो समटाइम हम कोड करते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा, हमें रिवर्ट करना पड़ता है उस स्टेट पे जहाँ पे कोड अच्छा लग रहा था। हम वहाँ पे दोबारा जाते हैं, फिर चेंजेस करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। मतलब इस तरह से हमें डेली बेसिस पे कोड करना पड़ता है। तो उसके लिए गूगल ड्राइव जैसा जो सोल्यूशन है ये इतना परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहा मुझे। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मैनुअल काम करना पड़ रहा है और बार बार फाइल्स भी उठा के सेव करनी पड़ रही हैं, सो ऑन। तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है वहाँ पे। अच्छा, अब इसका एक तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना, डेट इज़ कॉल्ड वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। ये जो मैंने बात की है ना, इस सारी चीज़ को कहते हैं वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। एक्चुअली मुझे करना क्या है कि अगर मेरा कोड ऐसे ज़ाया हो रहा है
तो मुझे एक्चुअली करना ये होता है कि हम सिंपली जहाँ पे हमने कोई नया चेंज लेके आए हैं तो मेरे पास यहाँ पे कोई वेरिएंस करके फोल्डर होना चाहिए, सही। और उसके अंदर मैं v1 करके वेरिएंट बनाऊँ और ये जो मैंने कोड जिप किया था उसको v1 में रख दूँ। फिर अगर मैंने कोई चेंजेस लेके आया हूँ तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, v2 बना लूँ, फिर v3 बना लूँ एंड सो ऑन। अच्छा जी, इसी तरह v3, v4, v5 हमें बनाना पड़ेगा, जो टेक्निकली मुश्किल काम है, लग रहा है ना। और अगर हम ये नहीं बना रहे तो फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, फिर क्या करना पड़ रहा है, हमें मैन्युअली जाके कोड में चेंजेस करना पड़ रहे हैं। तो इस तरह तो क्या है ना, लाइक मैंने v1 के अंदर रख दिया ना क्लास 01। अब लेट्स सपोज हम ये वाला कोड अगेन चेंज कर लेते हैं और इसको कह देते हैं कि यहाँ पे हाइफन हेडिंग, ये कोई हेडिंग है, इसको भी सेव कर लिया। अब दोबारा इसको जिप करेंगे, इसको मैं अगेन जिप कर लेता हूँ। अब ये एक और वेरिएंट बन गया, ऐसे ही है ना, पहला एक वेरिएंट था, अब ये भी एक वेरिएंट, तो अब इसको v2 में रख दूंगा। फिर इसी तरह मैंने एक और चेंज किया, उसको v3 में रख देंगे, फिर कोई चेंज किया उसको v4 में रख देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे फ़ायदा ये मिल रहा है कि मेरे पास कोड की कॉपीज़ बनती जा रही है। तो अब कहते हो कि v2 वाला कोड अच्छा नहीं है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, v1 वाले फोल्डर में जाके उसको अनजिप करना है, उसको यूज़ करने लग जाना है। तो रेदर देन एक ही जगह पे कोड को अपडेट करते जाएं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना इज़ बेटर सोल्यूशन देन अपने किए हुए काम को ज़ाया कर देना। तो इसलिए इस पर्पज़ के लिए अगर हम खुद से करते हैं तो हमें बहुत मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। जैसे मैंने फ़ोल्डर बनाए, अब ये फ़ोल्डर जैसे लोकल में बना रहा हूँ, ऐसे डेफिनेटली मुझे क्लाउड पे भी बनाने पड़ेंगे। क्लास 01 के अंदर मुझे यहाँ पे v1 बनाना पड़ेगा, फिर मुझे v2 बनाना पड़ेगा, फिर v3 बनाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ऐसे मुझे फ़ोल्डर बनाने पड़ेंगे, फिर उनमें कोड मैनेज करना, फिर किस वर्जन में क्या कोड चेंज किया था उसकी इंफॉर्मेशन को परसिस्ट करना है। देखो ना, अभी तो मैंने ऐसे तो 2-3 है पता लग रहा है, अगर मेरे पास 100 वेरिएंट्स बन गए, अब आपको क्या पता है कि किस वेरिएंट के अंदर क्या कोड चेंज किया था। तो इसका मतलब है कि हर एक वेरिएंट के साथ मुझे एक यहाँ पे ऐसे कोई गूगल डॉक बनाना चाहिए जिसके अंदर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए, दिस वेरिएंट चेंज दिस फाइल, ऐसे समझ आ रही है ना कि इसके अंदर मैंने ये किया है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन भी इसके साथ सेव है और एक्चुअली में इसका कोड भी इसके साथ इस वेरिएंट का सेव है ऐसे। तो फिर ये एक परफेक्ट चीज़ बन रही है। तो एटलीस्ट मुझे पता लग रहा है ना कि v1 के अंदर ये चेंज लॉग है, इसका ये जो फाइल है ये इसका चेंज लॉग है कि इसमें मैंने ये चेंज किए, और साथ में v1 के फोल्डर में वेरिएंट बन रहे हैं। तो ये जब छोटी चीज़ के लिए तो समझ में आ रही है, लेकिन एक दिन के अंदर अगर हम 8 से 10 वेरिएंट बना रहे हैं और एक महीने में हम कितने वेरिएंट्स बना लेंगे, और अगर प्रोजेक्ट तो नॉर्मली बहुत बड़े साइजेस के होते हैं, अगर 2-3 साल प्रोजेक्ट चलता है तो कितने ही वेरिएंट चाहिए होंगे, तो फिर डिफ़िकल्टी है उसको इस तरह से मैनेज करना। तो उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन ये है कि हमें प्रॉपर एक वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैं खुद से वेरिएंट्स मैनेज कर रहा हूँ ना, ये वेरिएंट्स वो खुद मैनेज करे, और फिर ये जो मुझे चेंज लॉग बनाना पड़ रहा है ना एक डॉक्यूमेंट के, इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं ये भी खुद वो मेंटेन करे। उससे फ़ायदा क्या होगा, ना मुझे वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे और ना ही मुझे उनके चेंज लॉग याद रखने पड़ेंगे कि किस वेरिएंट में मैंने क्या चेंज किया था। तो डेट इज़ कॉल्ड वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है गिट। बहुत सारे वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है डेट इज़ कॉल्ड गिट। गिट एक ऐसा वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम है जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी है वो उसका सोल्यूशन देता है। मीन कि आपने कुछ चेंज किया, आपने उसका वेरिएंट बनाना है तो आपको फोल्डर नहीं बनाना पड़ेगा, आपको उसका चेंज लॉग नहीं मेंटेन करना, आपने बस उसको एक लाइन लिखनी है और एंटर हिट करना है। वो समझो कि फोल्डर भी बैकग्राउंड में बना देगा, उस कोड की कॉपी भी रख लेगा और उसका चेंज लॉग भी मेंटेन कर लेगा। बात समझ आ रही है?
तो जस्ट लाइक अगर मुझे कुछ चेंज करना है यहाँ पे, लाइक मैंने चेंज कर दिया, मैं इसका वर्जन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, गिट कमिट, गिट एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर का नाम है, अभी हम कमिट पे आएंगे। कमिट मीन वर्जन बनाना, गिट कमिट हाइफन एम मीन मैसेज, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस वर्जन चेंज और ऐड दिस फीचर। अब जो चेंज लॉग में मैनुअली फाइल बना रहा था वो जस्ट मैंने इसको एक मैसेज की शक्ल में दे दी है। तो अब इसने एक फोल्डर बैकग्राउंड में बना लिया, उसका एक मैसेज की फाइल भी बना ली, बाकी चीज़ें भी सेव कर ली। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो काम था वो आसान हो गया, मुझे मैनुअली वर्जन नहीं बनाना पड़ रहा और वो खुद से बना रहा है और उसके चेंज लॉग की इंफॉर्मेशन भी कंटेन कर रहा है। इतनी बात समझ में आई कि गिट वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी को अगर ना समझ में आई हो। समझ आ गया ना कि एक तो जो हमारे पास जो हम चूंकि कोड बड़ी फ्रीक्वेंट चेंज करते हैं तो उसके हमें वर्जन के बगैर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, और फिर क्लाउड के बगैर भी सोल्यूशन नहीं है। वर्जन तो हम लोकल में भी बना सकते हैं, लेकिन देखो हमारे पास 100 वर्जन बन गए, अगर मेरी हार्ड ही खराब होगी तो वर्जन बनाने का कोई फायदा नहीं। तो उसका सोल्यूशन हमने क्या डिस्कस किया है, क्लाउड। क्यों क्लाउड? क्योंकि क्लाउड पे डाटा कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मैंने आपको वजह बताई है। क्यों? हमारे पास एक हार्ड है, उनके बाद बहुत सारी हार्ड है और बहुत सारी दुनिया में फैली हुई है। तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है कि कभी कोई एक कंट्री में भी ट्रेजेडी आ गई तो हमारा डाटा लॉस में नहीं होगा, अनटिल के पूरे जितनी भी कॉपीज़ हैं वो ज़ाया ना हो जाए। और एक एक चीज़ की बहुत सारी कॉपीज़ हैं, तो हम अपने सिस्टम में जितनी भी कर लें सेफ्टी, जितने भी वर्जन बना लें, अगर कोई मतलब हमें कोई इंसिडेंट पेश आ गया तो हमारा कोड हमसे ज़ाया हो जाएगा। सही है? तो गिट कमिट क्या करता है, गिट जो गिट सॉफ्टवेयर है ना, दैट इज समथिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और उसका काम सिर्फ ये है जो मैं यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ। लाइक आपने कुछ फाइलें चेंज की, आप चाहते हैं कि यहाँ तक एक वर्जन बन जाए, फिर आपने कुछ फाइलें चेंज की, आप चाहते हैं यहाँ तक एक वर्जन बन जाए। तो ये करता क्या है, ये एक हर टाइम जब भी आप कमिट करते हो, ये हर टाइम एक नया समझो बैकग्राउंड में खुद से बनाएगा, हमें नहीं बनाने की जरूरत। एक फोल्डर बना देगा और उसके अंदर आपकी कोड की कॉपी रख देगा जो भी आपने चेंज किए, और फिर साथ में एक फाइल बना देगा चेंज लॉग की, कि उसमें इसके अंदर आपने क्या क्या चेंज किए। अब आप चाहते हो, अब इसके पास समझो जितने भी आपने वर्जन बनाए हैं सब की इंफॉर्मेशन है, चाहे आपने 10 लाख वर्जन बना दिए, अब आप कभी भी किसी भी वर्जन पे स्विच कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो ना, आप 100 वर्जन हो गए, आप चाहते हो यार कि मैं वर्जन 5 पे जाना चाहता हूँ, तो अब एक लाइन से 5 पे शिफ्ट हो जाएगा। उस स्टेज पे आपने जो काम जिस फाइल में क्या चेंज किया था वो आपको मिल जाएगा। आप कभी भी किसी भी वर्जन में स्विच कर सकते हो। तो ये ब्यूटी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। अगर हमें मैनुअली करना पड़े, कर सकते हैं मैनुअली भी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, और इसमें बहुत टाइम लगता है। सही है? तो इसलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम मीन गिट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये सबसे मेजर बेनिफिट है। और भी बेनिफिट है, जैसे अगर दो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव, इस तरह के जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोड होता है, और कोई एक पर्सन नहीं कर रहा तो मल्टीपल लोग कर रहे होते हैं। अब मेरे वर्जन्स खुद लैदा बन रहे हैं, आपके वर्जन्स सेपरेट बन रहे हैं, क्योंकि आप लैदा फीचर पे काम कर रहे हैं, मैं लैदा फीचर, लेकिन अल्टीमेट वो एक प्रोजेक्ट है, उन दोनों का कोड आपस में क्या होगा, मर्ज होगा। तो ये काम भी हमें करना नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट होता है अगर हम मैनुअली करें। देखो मैंने एक इतने वर्जन बना लिए, आपने भी 8-10 वर्जन बना लिए, अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर बनेगा। लाइक अब मैंने हेडर बनाया, आपने फुटर बनाया, अब अगर ये दोनों चीज़ें, और मेरी भी index.html फाइल है, आपकी भी index.html फाइल है, अब ये दोनों चीज़ें आपस में मर्ज होंगी और मेरा कोड ऊपर जाएगा, हेडर वाला आप वाला कोड नीचे जाएगा, तो फिर ये एक वेब पेज बनेगा, फिर उसकी एक वैल्यू बनेगी। अदरवाइज सेपरेट हेडर चल रहा है, सेपरेट फुटर चल रहा है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। ये काम करने के लिए भी मुझे, अगर हम मैनुअली करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये मेरे वर्जन है,
आपके वेरिएंट भी मैं डाउनलोड कर लूँगा, फिर मैनुअली देख देख के एडजस्ट करूँगा किसका कोड ऊपर रखना है किसका नीचे रखना है, और फिर एक वेब पे, जो कि बहुत ज़्यादा काम है आपस में करना और मुश्किल होता है। 2 लोग हो रहे हैं तो शायद मैनेज हो जाए, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में तो मैनेज करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है कि कौन कौन सी फाइल में चेंज कर रहा है, कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट आ रही है, तो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए भी वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम ऑटो मर्जिंग प्रोवाइड करता है। तो 2 मेजर फीचर हैं, मैनेजिंग वेरिएंट्स, ताकि वेरिएंट मीन कॉपीज ऑफ योर कोड ऑन मल्टीपल स्टेजेस। कब आपने स्टेज बनानी है, इट्स अप टू यू, मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कब स्टेज बनाना चाहते हो, मतलब कब आपको लगता है कि यार इतना कोड का एक वेरिएंट बन जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा 100 फाइलें बना के भी वेरिएंट बना सकते हो और एक वर्ड एक कैरेक्टर लिख के भी वेरिएंट बना सकते हो। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कितनी देर बाद वेरिएंट बनाना है। तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं हर 1-2 घंटे के बाद एक वेरिएंट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डे एंड पे वेरिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि डे एंड पे लैपटॉप ही खराब हो जाए, तो सारे दिन का कोड ज़ाया हो सकता है। अगर मंथ एंड पे बनाने की कोशिश करेंगे तो मंथ में तो कभी भी खराब हो सकता है, तो जो भी महीने का कोड है वो लॉस होगा। और अगर डे एंड पे करेंगे तो एटलीस्ट एक दिन का खराब हो जाएगा। पर अगर 1-2 घंटे में वेरिएंट बनाते जाएंगे तो फायदा क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज आपने 1 घंटे का कोड 3 बजे तक का पहले से ही वेरिएंट बना हुआ है, तो आप 4 बजने वाले थे, वेरिएंट बनाने वाले थे कि आपका सिस्टम खराब हो गया, तो एटलीस्ट पीछे घंटे तक का तो वेरिएंट आपके पास है बना हुआ था और 1 घंटे का कोड जाया हुआ। तो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फ्रीक्वेंट वेरिएंट बनाना चाहते हो। तो नॉर्मली रिकमेंडेशन ये होती है कि हम फीचर वाइज इसको डिवाइड कर लेते हैं कि एक फीचर बना रहे हैं तो उसमें हम मतलब कुछ देर के बाद वर्जन्स वगैरह जो है उस पर बनाते जाते हैं, तो ये हमें थोड़ा थोड़ा उसमें बेनिफिट होता है। नहीं, इट्स अ स्टोरेज ना, तो आपको स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज ये वेरिएंट कंटेन करना नहीं वो सॉफ्टवेयर में एक्टिवली कर रहा होता है, ये जस्ट हार्ड में कर रहा है। तो हार्ड इज जस्ट नो इट्स नॉट डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द प्रोसेसर, वो तो जस्ट कॉपी सेव कर रहा है, तो इसका कोई रैम पे या प्रोसेसिंग पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जितने मर्जी वेरिएंट बना सकते हो, आपकी मतलब स्टोरेज यूज हो रही है। तो ये कोई इतनी ज़्यादा स्टोरेज, क्योंकि कोड का साइज इतना बड़ा नहीं होता। अगर हम ये सारा देखें तो इसका क्या साइज होगा, कुछ KB होगा, 8 KB है, इट्स नॉट अ बिग साइज। अगर इसके 1000 भी वेरिएंट बन जाए तो कितना बन जाएगा, 1 MB भी नहीं बनेगा, सही है। तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वो हम मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकते हैं उसके। नहीं, ये वो बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वेरिएंट की बात कर रहे हैं कि वेरिएंट्स कैसे बनते हैं, वो चीज़ें क्या है, कोड की कॉपीज बनाना, और वो क्यों बनाना है उसकी मैंने कुछ रीजंस आपको बताएंगे। उतनी ही सेम स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे। स्टोरेज तो हो गई, बस ये है कि हमें मैन्युअली काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे V5 वेरिएंट बनाना है तो मुझे नॉर्मली खुद फोल्डर बनाना है, उसका सारी चीज़ें खुद करनी है, तो ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो वो फिर मेरे लिए गिट कर देगा ये काम, मेरे वर्जन्स में मैनेज करना बनाना ये सब गिट कर देगा। और दूसरा 2 बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं, एक गिट स्पेसिफिकली VS के, एक के हमारे कोड की कॉपीज बनाता है और दूसरा ऑटो मर्जिंग करता है। अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो उनका कोड भी खुद से मर्ज कर देगा ऑटोमेटिकली। मतलब आपने हेडर पे काम किया, मैंने फुटर पे किया, तो हमारे दोनों का कोड खुद मर्ज हो जाएगा, हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम गिट की खूबसूरती है कि ये मर्जिंग ऑटो परफॉर्म करता है खुद से। तो ये 2 बेनिफिट की वजह से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो गिट है इसका काम, जिस तरह मैंने लोकल में फोल्डर बनाए हैं, इन फोल्डर को बनाना है, लेकिन जो गिटहब है ना उसका काम ये है कि हमें क्लाउड पे स्पेस प्रोवाइड करना। मतलब जिस तरह ड्राइव है, G ड्राइव है, इस तरह तो गिटहब ओनली प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड की स्पेस। ये जो वेरिएंट्स बनाने वाला काम है ये गिट सॉफ्टवेयर करता है, जो गिटहब कर रहा है डेट इज ओनली क्लाउड स्टोरेज, कि आपका जो लोकल में फोल्डर पड़े हैं इनको क्लाउड पे सेव करने की अपॉर्चुनिटी देता है फ्री में। जिस तरह हमें ड्राइव 15 GB स्पेस देती है, इसी तरह गिटहब हमें क्लाउड पे स्पेस देती है। उस पर आप कोई भी चीज़ सेव कर सकते हो, जरूरी नहीं कि कोड, आप PDF फाइल सेव करना चाह रहे हो, अपने नोट सेव करना चाह रहे हो,
इस तरह डॉक्यूमेंट सेव करना चाह रहे हो, कुछ भी गिटहब पे सेव किया जा सकता है, मसला नहीं है। सही, तो गिटहब क्लाउड स्पेस देता है और गिट का सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल में हेल्प करता है। तो गिट और गिटहब दो डिफरेंट चीजें हैं, समझ आ रही है ना। गिट का क्या काम है, वर्जन्स मैनेज करना और ऑटो मर्जिंग करना, दो मेजर बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। क्या क्या करता है गिट का सॉफ्टवेयर, वर्जन मैनेज करता है और ऑटो मर्जिंग करता है। और गिटहब का इट जस्ट एन क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड, जब मैं वर्ड क्लाउड स्टोरेज बोलता हूँ, मीन आप समझेंगे इस तरह की हमें कोई मशीन्स मिल जाती हैं जिसके अंदर हमारा कोड जाके सेव होता है, और उसका बेनिफिट ये रहता है इट्स ऑलवेज अवेलेबल, मतलब वो कभी भी लॉस नहीं हो सकता डाटा। वो उसकी रीजन क्या है कि मल्टीपल जगहों पे डाटा सेव होता है, इस वजह से वो लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपकी चूंकि एक हार्ड ड्राइव है, मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है, उसमें कोई चीज़ सेव है, और दो हों उसमें चीज़ें सेव हैं, तो चांसेस ऑफ अवेलेबिलिटी बढ़ गया ना, क्योंकि एक खराब होगी तो दूसरी अवेलेबल है। बात समझ आ रही है। और अगर मल्टीपल स्पेसिस पे ऐसे हार्ड ड्राइव है तो और भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि पूरी स्पेस पे कोई इंसिडेंट हो गया तो स्टिल डाटा अवेलेबल रहेगा। तो ये खूबसूरती है क्लाउड्स की। गिट लोकली सारे वर्जन्स बनाएगा, फिर गिटहब जो है वो क्लाउड पे रखने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो पहले हम सारे वर्जन्स लोकल बना के फिर हम एक कमांड चलाते हैं जो हमारी सारी फाइलों को उठा के गिटहब पे रख देता है, डायरेक्ट गिटहब पे। और डायरेक्ट गिटहब पे वर्जन्स नहीं बन सकते ना, गिट और गिटहब दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर थे। गिट मैंने बताया ना कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं, तो दोनों सेपरेट सॉफ्टवेयर हैं। गिट का एक अपना काम है, पहले हम गिट वाला काम करेंगे फिर हम गिटहब पे वो चीजें रखेंगे। देखो गिटहब कहता है मेरे पास गिट के वर्जन सेव करने की अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास क्या है, मैं गिट से आपने जो वर्जन्स बनाए हैं उसको मेरे पास स्टोर कर लो ताकि वो परमानेंट स्टोर रहे आपका लैपटॉप में। देखो अगर आप गिटहब पे चीजें सेव नहीं करते, स्टिल आप वर्जन बना सकते हैं गिट के साथ, लेकिन वो सिर्फ आपके लैपटॉप में होंगे। तो अगर आपके लैपटॉप अलाइव रहता है तो आप किसी भी वर्जन में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाता है तो आपका कोड ज़ाया हो सकता है। तो गिट का काम है वर्जन्स बनाना, वो आपका बना देगा चाहे गिटहब आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। गिटहब का काम क्या है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करना, जिस तरह गूगल ड्राइव है इस तरह की स्टोरेज। ये लेकिन स्पेसिफिकली टू द गिट है, क्योंकि गिटहब है ना, स्पेसिफिकली टू द गिट, मतलब ये इन्होंने डिजाइन किया है वर्जन सेव करने के लिए, गिट के वर्जन सेव करने के लिए। तो वो कहते हैं चाहे 1 लाख वर्जन भी हैं तो हम सेव कर देंगे गिट के। तो आप मतलब गिट के वर्जन बनाते रहे, आप सारा दिन बैठ के बना रहे हैं वर्जन, आपने 10 वर्जन बना लिए। अगर आपने गिटहब पे पुश नहीं किए ना, गिटहब पे नहीं रखे, तो आपके वो 10 के 10 वर्जन कहाँ पे हैं, लोकल लैपटॉप में है। तो अगर आपका लैपटॉप खराब हुआ तो 10 के 10 वर्जन क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कमिट कर दिया, मतलब वर्जन बना दिया, तो अब आप उसको क्या करोगे, गिटहब पे स्टोर कर सकते हो। समझ आ गई, उसको क्या कर सकते हो, उसका फायदा ये। अब लेट्स सपोज मैंने 10 वर्जन बनाए, मैं एक दफा शाम में पुश कर सकता हूं, मतलब एक दफा शाम में गिटहब पे रख सकता हूं। तो जब मैं रखूंगा तो मेरे 10 के 10 शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक दफा ही शाम को सारे पुश करना चाहते हो, या एक महीने में एक दफा क्लाउड पे पुश करना चाहते हो, या जैसे ही वर्जन बनाया वैसे ही पुश करना चाहते हो, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि जब भी वर्जन बनाए साथ ही पुश कर दें, मतलब गिटहब पे रख दें। उसका फायदा क्या है, ताकि सिक्योर हो जाता है बंदा। सिक्योर क्यों हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप की खराबी की टेंशन निकल जाती है जहन से। तो आपके लैपटॉप में कोड नहीं होगा, फिर जो भी कोड है वो ऊपर पड़ा हुआ। हाँ जी डेफिनेटली। इनका क्वेश्चन ये है कि हमने एक 10 वर्जन बना लिए, अब हमने 10 वर्जन बना के 10 वर्जन गिटहब पे भी पुश कर दिए, तो आप वही 10 वर्जन आपके पास लोकल में है, वही 10 वर्जन गिटहब पे है। अब आपने कोई चेंज किया, क्या वो चेंज गिटहब पे होगा, नहीं होगा। क्या उसका वर्जन बना है, नहीं। तो
तो पहले तो आपने उसका क्या बनाना है, वर्जन। अब 11th वर्जन बन गया है, क्या 11th वर्जन अभी गिटहब पे है? नहीं, गिटहब पे 10 ही है और आपके पास कितने हो गए, 11। अब आपने जब इसको पुश करना है तो फिर ये वर्जन कहाँ चला जाएगा, गिटहब पे। तो मैं यही तो कह रहा हूं, चाहे एक वर्जन बना के पुश कर दो या 10 बना के इकट्ठे पुश कर दो। तो ज्यादा रिकमेंडेड क्या है कि एवरी टाइम जब भी वर्जन बनाओ साथ ही पुश कर दो। समझ आ गई बात? तो ये बेनिफिट्स हैं गिट के और गिटहब के। तो गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कौन से दो अच्छे बेनिफिट देता है, वर्जन कंट्रोल और ऑटो मर्जिंग। ऑटो मर्जिंग पे हम अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम अकेले अकेले काम कर रहे हैं ना, वो तब बात करेंगे जब हम मिल के काम करेंगे। अभी तो हम अकेले ही हैं, तो हम अकेले तो कोड तो हमारा ही होगा बस, तो दो लोगों का तो कोड ही नहीं है, तो इसलिए ऑटो मर्जिंग पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। तो मुझे मोर टॉकिंग अबाउट टू दी वर्जन कंट्रोल, तो उसको कर लिया। और गिटहब के अपने बेनिफिट हैं टू मेंटेन दैट वर्जन टू दी क्लाउड। तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका सिस्टम आगे पीछे निकल जाता है या आप चेंज कर लेते हो सिस्टम, तो आप वहां से वो वाले वर्जन उठा सकते हो। सही है? तो एक्सटेंशन से क्या मतलब? हाँ, कुछ भी मतलब देखो, दैट्स ओनली अ स्टोरेज। क्या ड्राइव में हम किस एक्सटेंशन वाला डाटा रख सकते हैं? गूगल ड्राइव में हम कौन सा डाटा रख सकते हैं? कोई भी, मतलब किसी भी एक्सटेंशन का कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं। तो वो भी एक स्टोरेज है, उसमें भी कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और फायदा बेनिफिट क्या है, गूगल ड्राइव पे तो 15 GB की लिमिटेशन है ना, तो उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। गिटहब पे वो प्योरली फ्री है, अनलिमिटेड फ्री है, मतलब जितना मर्जी डाटा उस पर सेव करें, जितने मर्जी वर्जन सेव करें, तो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन है नहीं है, तो वो अनलिमिटेड फ्री है। तो अनलिमिटेड फ्री होने का बेनिफिट ये है कि जितना मर्जी डाटा उस पर स्टोर कर सकते हैं। ऑल गुड? उसके अलावा जो है, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि एक फाइल का साइज 100 MB से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब अनलिमिटेड फाइल, अनलिमिटेड वर्जन, और जितनी मर्जी मतलब प्रोजेक्ट्स आप सेव कर सकते हो उस पर, लेकिन एक फाइल का साइज इंडिविजुअल एक फाइल का 100 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 1000 फाइलें सेव कर लें, लेकिन हर फाइल का साइज मैक्सिमम 100 MB हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। पार्ट्स में कर सकते हैं, क्योंकि 100 MB भी बहुत ज़्यादा साइज है ना, जितना भी कोड कर लें एक फाइल का साइज 100 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। इवन बुक्स वगैरह भी अपलोड हो सकती हैं, लेकिन बुक का साइज 100 MB से नीचे हो तो फिर वो सेव होगी, अदरवाइज नहीं। सही? तो होपफुली आपको समझ आई होगी बात। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके वेरिएंस वगैरह कैसे मैनेज होते हैं, तो होता क्या है कि आपके जितने भी, जैसे लाइक ये देखो यहाँ पे रिपोजिटरीज हैं डिफरेंट, ये जितनी भी रिपोजिटरीज हैं ये सारी की सारी हमारे पास जो हैं वो हैं, समझो जिस तरह हम लोकल में फोल्डर बनाते हैं ना, सेम फोल्डर हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। अब हर फोल्डर के आगे जो है उसकी देखो मल्टीपल फाइल्स हैं, और उसकी फाइल के साथ ये देखो इसके वेरिएंट्स है, जैसे ये 35 वेरिएंट्स हैं। अब इसके हर वेरिएंट पे मैं मूव कर सकता हूँ। लेट्स सपोज किस किस डेट को ये वेरिएंट बने, 20 को, 18 को, 16 को, सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन है। और एक दिन में कितने वेरिएंट्स बने हैं, जैसे 16 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब वेरिएंट बने हैं, 15 को एक ही वेरिएंट बना है, 14 को मल्टीपल 3 वेरिएंट्स बने हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, और आपने किसी भी वेरिएंट पे जाना है, यहाँ पे ये कोड का ऑप्शन बना हुआ है आइकन, इस पे क्लिक करोगे तो उस वेरिएंट वाली फाइलें आ जाएंगी आपके पास। तो ये जो कमिट्स हैं यहाँ पे 31, इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे वेरिएंट नजर आ जाएंगे। उसमें से किसी भी एक वेरिएंट का कोड आपने देखना है तो उसके सामने ये एरो मेथड बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो उस वेरिएंट का कोड आ जाएगा आपके पास। हाँ देखो ना, वो उसकी इंटरनल लॉजिक है कि उसने
हर एक वेरिएंट के ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, जैसे ये एक नंबर है, दैट इज कॉल्ड कमिट नंबर, मीन वेरिएंट नेम, वेरिएंट नंबर। उसने उसको यूनिक बनाया ताकि कभी भी मतलब सेम ना हो जाए उसका वेरिएंट, तो इसलिए उसने यूनिक आईडी के अगेंस्ट उसको जनरेट किया। बट ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उसने क्या किया है हमारे लिए ये है कि हर 35 वेरिएंट बन गए इसके, और इसमें से हम किसी एक पे जाएं तो उसका सारा रिकॉर्ड आ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं पीछे चला गया हूँ तो उससे पहले कितने वेरिएंट है वो दिखा रहा है ना, बाद वाले नहीं दिखा रहे। उसके बाद तो देखो ना, मैं पहले वेरिएंट पे हूँ, तो उसके बाद के वेरिएंट क्या है मुझे क्या पता, मैं तो हूँ ही पहले वेरिएंट पे, इस वजह से। लेकिन खूबसूरती ये है कि हम सालों साल ये वेरिएंट मैनेज करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई बड़ी रेपोजिटरी दिखाऊं उसमें, अब इसमें ये देखो, इसमें 16,572 वेरिएंट्स हैं इसके अंदर, 16,000 वेरिएंट, और ये तकरीबन मतलब सालों से मैनेज हो रही है ये रिपोजिटरी ना। 11 साल पहले उसको बनाया किसी ने एक फाइल को। तो हर एक वेरिएंट में अगर आप यहाँ पे देखें ना इसके कमिट्स के अंदर, तो एक एक दिन में कितने वेरिएंट्स मैनेज हो रहे हैं और सालों साल उसके वेरिएंट मैनेज हो रहे हैं। तो हम किसी में भी जा सकते हैं, मतलब आज से 15 साल पहले का कोड भी हम देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या कोड हुआ था, और उसके बाद तो ये खूबसूरती है गिट की वेरिएंट कंट्रोल मैनेज करने की। गिटहब जो हमें ये यूआई दे रहा है, दैट इज जस्ट ओनली अ स्टोरेज, ये वेरिएंट कंट्रोल नहीं है गिटहब, गिट इज द वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। तो वो जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसके फीचर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो खूबसूरती ये है कि हम कभी भी किसी भी कोड पे चले जाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमने एक फीचर में काम शुरू किया, इस पे कुछ दिन काम किया, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा, या हो सकता है कि हमें इसको ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, तो हम कभी भी किसी भी वेरिएंट के ऊपर पीछे जा सकते हैं। जैसे हम पीछे जाएंगे तो वो वेरिएंट हमें नजर आने लग जाएगा। तो इस तरह आप हज़ारों लाखों वेरिएंट बना सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत आसानी होती है। गिट पे पुश होते ही नहीं है, गिट इज अ लोकल सॉफ्टवेयर, गिट पे थोड़ी पुश होता है, गिट तो आपके कंप्यूटर में है, तो उसको पुश कहाँ करना है। गिट तो सिंपली आपके लिए, मैंने आपको बताया ना, गिट जब मैं वेरिएंट बनाता हूं तो वो आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर एक ऐसे फोल्डर बना देता है नया, बस। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो फोल्डर्स बना रहा है, उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे उस पर्टिकुलर वेरिएंट में उसको याद रख रहा है, उसका मैसेज याद रख रहा है, उसकी चीज़ें याद रख रहा है। गिट को डेफिनेटली, गिट एक लैदा सॉफ्टवेयर है, उसको गिट को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिटहब पे अकाउंट आप बनाओ या ना बनाओ वो बात की बात है, तो वो लोकल सॉफ्टवेयर है, उसने कहाँ कोड लेके जाना है, उसने तो आपके लैपटॉप में ही रखना है। देखो गिटहब को आप यूज नहीं कर रहे, गिट के फीचर स्टिल यूज कर सकते हो, वेरिएंट स्टिल बना सकते हो, लेकिन वो फिर वेरिएंट कहाँ पे होंगे आपके लैपटॉप में। तो फिर गिटहब का सिर्फ हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि अगर लैपटॉप खराब हो गया तो मसला हो जाएगा, ये पर्पस है ना। गूगल ड्राइव को क्यों यूज कर रहे हैं, वो इसलिए कि अगर मैंने कोई फाइल नोट्स अपने लैपटॉप में रखे हैं, अगर लैपटॉप खराब हो गया तो मसला हो गया, इसलिए रख रहे हैं ना। ड्राइव क्यों यूज करते हैं, इसी पर्पस के लिए करते हैं। तो इसी वजह से गिटहब का पर्पस यूज करने का सिर्फ इतना है कि मेरे कोड की क्लाउड पे कॉपी रख दो। अब ये स्पेसिफिकली हम गिटहब का क्लाउड क्यों यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि गिटहब का जो क्लाउड है वो स्पेसिफिकली गिट के लिए बना है, जो ड्राइव है वो हर काम के लिए बना है, कॉमनली बना है। और दूसरा ये कि गिटहब हमें फ्री में अनलिमिटेड स्पेस दे रहा है, जबकि ड्राइव लिमिटेड स्पेस दे रहा है। इसलिए तो हम ये जो वेरिएंट्स बना रहे हैं इसको हम ड्राइव पे भी रख सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि एक तो वो लिमिटेड स्पेस दे रहा है और एक वो स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए नहीं बना है, तो उसमें फीचर कम होंगे। करेंगे ना, अभी मैं तो अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, तो ये तो पूरा मतलब मैं करके दिखाऊंगा इसको कैसे कैसे करना है।
अभी आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट में कोई डाउट है तो उस पर क्वेश्चन करें। मतलब इसको हम रन करेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी आपको आ गई हैं चीज़ें, आप जब तक आप मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा तो आपको कैसे आएंगे, वो रन में करके दिखाऊंगा, इसको कैसे चलाना है सारा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्ट क्या है, मसला क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो वो समझ में आ रहा है ना सबको। तो कल हम यही काम है हमारा कि हमने इसका मतलब वेरिएंट्स बनाने हैं लोकली, फिर उनको गिटहब पे रखना है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तो कल आप लोग अपने लैपटॉप भी लेके कैरी कीजिएगा साथ, ताकि हम वेरिएंट्स वगैरह बनाएं और चीज़ें फिर उसको गिटहब पे पुश करें। और आज शाम का आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपना यूज़र नेम कोई फाइंड करके उस पर गिटहब का अकाउंट और बाकी सारे अकाउंट भी बना के लेके आने, सही। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह भी सेटअप कर लेनी।